नमस्कार दोस्तों, मैं करतार सिंह क्लासेज विनीता चौहान .com में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो पहला क्वेश्चन है वह है बिलू में धार्मिक संस्कार को संपन्न करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो ऑप्शन एक में है भगत, देवाड़ी, गमेती, न्यावता। तो जो धार्मिक संस्कार है उनको जो संपन्न करने वाला जो व्यक्ति है वो है भगत। एक नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो गमेती मैंने बता रखा है, जो मुखिया होता है उसे गमेती वंशावो तद्वी के नाम से जानते हैं। न्यावता आपको ध्यान में नहीं रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भील युवक युवतियां किस दिन अपना जीवन साथी चुनते हैं? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज की टेस्ट सीरीज में। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भील युवक युवतियाँ, एक वो कल मैंने क्वेश्चन दिया था, याद आ गया, अभी तो बता देता हूँ कि जो कुशाली माता है, सुगाली माता है, वो किसकी कुलदेवी है? तो वह है चंपावतों की कुलदेवी, ठाकुर कुशहाल सिंह चंपावत, है ना। तो भील युवक युवतियाँ किस दिन अपना जीवन साथी चुनते हैं? भगोरिया त्यौहार को, दीपावली को, होली को, ऋषि पंचमी को। तो राइट आंसर हो जाएगा भगोरिया त्यौहार। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भील युवक युवतियाँ अपना जिस दिन जीवन साथी चुनते हैं वह त्यौहार कौन सा है? तो भगोरिया त्यौहार। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दीपावली, होली, ऋषि पंचमी का इनका कोई मतलब नहीं है। भगोरिया त्यौहार आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे जो क्वेश्चन है वो है भील अपने पूर्वजों की प्रस्तर प्रतिमा बनवाकर सामाजिक रीति से उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, जिसे कहा जाता है। ये बात हुई। अच्छा क्वेश्चन है, भील अपने पूर्वज की प्रतिमा बनवाकर सामाजिक रीति रिवाज के साथ में उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं चार समेल, छेड़ा फाड़ना, चीरा बावसी, उपरोक्त सभी। तो देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपके हिसाब से बताओ। देखिए पहले तो खुद के मन से भी आंसर दिया करो, फिर बाद में मेरा सुना करो, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चीरा बावसी। 3 नंबर राइट आंसर। मरने के उपरांत, जैसे मेरे को जहाँ तक आइडिया है, आप लगभग 80% जो स्टूडेंट है वो ग्रामीण क्षेत्र से हो, 20% स्टूडेंट ही मात्र शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे। तो गांव में क्या होता है कि पितर वगैरह हुआ करते हैं, सिटी में भी होते होंगे मेरे हिसाब से। तो उनकी क्या कर ली जाती है? प्रतिमाएं बनवा ली जाती है, चबूतरे बनवा लिए जाते हैं और धार्मिक रीति रिवाज के साथ में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो उसे ही बोलते हैं चीरा बावसी। ठीक है। छेड़ा फाड़ना मैंने बता रखा है, इसको सीधी सीधी भाषा में याद करो तो तलाक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भीलू का मार्गदर्शक कहलाता है, यानी भीलू का जो मार्गदर्शक है वो क्या कहलाता है? एक में है पाखरिया, एक में पाखरिया है, 2 में पाडा है, 3 में कांडी है और 4 में बोलाना है। तो राइट आंसर भीलू का जो मार्गदर्शक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऐसी लैंग्वेज के कि मार्गदर्शक को क्या कहते हैं, तंग धोती को क्या कहते हैं, है ना, बख्तरी को क्या कहते हैं, जो सिर पर सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं उसको क्या कहते हैं। तो जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन बोले हैं ना, वो पिछली टेस्ट सीरीज में मैंने बता रखे हैं। डाउट में मत रहो, जाके और पिछली क्लासेस देखो ताकि आपका भला हो सके। तो भीलू का जो मार्गदर्शक है वो कहलाता है बोलाना या बोलावा। दूसरा ऑप्शन बुलावा। ये दोनों ही राइट माने जाएंगे, है ना। और तीसरी बात, पाखरिया क्या होता है? तो पाखरिया आप ध्यान में रखने ना कि ऐसा भील पुरुष जो सैनिक के घोड़े को मार देता है, तो उसे पाखरिया कहा जाता है। पाडा, पाडा क्या होता है कि भील है ना अपने आप में पाडा कहने पर खुश रहता है, एक ऐसे व्यवहार में, यानी एक फ्लो में, यानी और भी सिंपल लैंग्वेज में कि उसको प्यार से अगर आप पाडा कहोगे तो वो खुश रहता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा मानना है। अब पता नहीं रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन आपको तो ध्यान में क्या रखना है, रखना ही है भाई, ऐसे खुश रहते हैं भील जाति के लोग। दूसरी बात, कांडी, कांडी कहे जाने पर भील ऐसा मानते हैं कि किसी ने उनको गाली दे दी है। ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि पाडा किससे रिलेटेड है? तो भील जनजाति से है। कांडी किससे रिलेटेड है? भील जनजाति से है। पाखरिया का मतलब मैंने बता ही दिया है। और बोलावा तो अपना आंसर था ही, भीलों का मार्गदर्शक। तो कितने फैक्ट कंप्लीट हो गए हैं? तो देख लो आपकी आंखों के सामने ही इतने फैक्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो बहुत अच्छे फैक्ट है ये, याद करो इनको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भील जाति का रणघोष कहलाता है, रणध्वज नहीं, रणघोष। तो जो भील जाति का जो रणघोष है उसे क्या कहा जाता है? देखते हैं, देखिए क्या कहा जाता है। तो भील जाति का जो रणघोष है, रणघोष, उसे क्या कहते हैं?
तो 1 नंबर पे है फायरे फायरे, 2 पे है फला फला, और 3 पे है भरड़ी, और 4 पे है कू। तो इसका आप इजी वे में आंसर कर सकते हो, क्योंकि सारे मैंने बता रखे हैं, जो अदर है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो भील जनजाति का जो रणघोष है भील जाति का, वो है फायरे फायरे, है ना। पाल फला मैंने बता रखा है, बहुत सारे झोपड़ों का समूह कहलाता है। भराड़ी एक जो होती है ना वैवाहिक लोक देवी है, वैवाहिक लोक देवी, भीलों की जो वैवाहिक लोक देवी है ना, वो है भराड़ी देवी। और को मैंने बता रखा है, भीलों के घरों को क्या कहा जाता है, को कहा जाता है। और बहुत सारे जो झोंपड़ों का समूह होता है उसे पाल या फला कहा जाता है। फायरे फायरे मैंने बता ही दिया, भीलों का रणघोष इंपॉर्टेंट है, स्टार मार लीजिए आप भी, ठीक है ना। और इनके साथ के साथ में आपको PDF मिल जाएगी, नोट्स बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। भील जाति की परंपरा जिसमें देव वृक्ष, पीपल, सागवान, साल के वृक्षों को साक्षी मानकर अपना जीवन साथी चुनते हैं कहलाती है ना। तो जो जीवन साथी चुनते हैं ना भील, है ना, तो अग्नि के सामने इनको बैठने की कोई ठेकेदारी नहीं है, ये किसी के भी सामने, मतलब देव वृक्ष के सामने, पीपल के वृक्ष के सामने, सागवान के सामने, साल के वृक्षों को साक्षी मान लेते हैं और बैठ जाते हैं, या भगवान के सामने बैठ के झूठ माट में अपने आप ही मतलब उनको मान के और क्या कर लेते हैं, अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले में है धारी संस्कार, धीरा नहीं है, इसको धारी कर लीजिए आप, धारी संस्कार। 2 में है हाथी वेड़ो, और 3 में है दोनों 1 व 2, और 4th में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाथी वेड़ो, हाथी वेड़ो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। दारी संस्कार तो क्या होता है, दारी संस्कार होता है कि मृत्यु के तीसरे दिन जो मृतक है उसकी हड्डियों को चुनना, है ना, उसकी हड्डियों को चुन के लेके आना और घर में लाके रख देना, है ना। और फिर ऐसा माना जाता है कि कुछ आकृति वगैरह बनती है, तो इस हिसाब से ऐसा ये संस्कार है दारी संस्कार। यानी आपको जो ध्यान में रखना है दारी संस्कार के बारे में, क्लियर बता दूं, इतना ध्यान में रखो कि ये तीये की बैठक जिस दिन होती है ना उस दिन से रिलेटेड संस्कार है ना। तो इस दिन क्या करते हैं, मृतक की हड्डियों को चुनने जैसा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, उनको इकट्ठा करके लाया जाता है, जो मिट्टी बच जाती है उनकी। तो आगे बढ़ते हैं। गिरास शब्द का अर्थ है बड़ा समूह, छोटा समूह, मध्य समूह, कोई नहीं। ये गिरास जो शब्द है ना, ये ग्रास या जनजाति से रिलेटेड शब्द है। तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर हो जाएगा छोटा समूह। गिरास का मतलब जो होता है ना, ये गिरास या जनजाति से रिलेटेड वर्ड है, और इसका जो आंसर है वो है छोटा समूह। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। गिरास शब्द का अर्थ है ना, तो वो है छोटा समूह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती? देखते हैं भाई कौन सी नहीं मांगती। 1 में है ग्रासिया, 2 में है भील, 3 में है कंजर, 4th में है सहरिया, है ना। तो कभी भी भीख नहीं मांगती वो है सहरिया जनजाति। कौन सी? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति का सर्वाधिक जो जमाव है वो 12 जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं, और बाकी डिटेल मैंने बताई रखी है इनकी। आगे देखते हैं। कटकी है केरी बांध की ओढ़नी, जवार बांध की ओढ़नी, पावनी बांध की ओढ़नी और तारा बांध की ओढ़नी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कटकी क्या है? तो कटकी जो है ना वो है पावनी बांध की ओढ़नी। तारा बांध की जो ओढ़नी, ये सारे है ना, एक तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, चीज़ क्या बात आप ध्यान में रखना, है ना। ये आदिवासियों के वस्त्र है, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियाँ के प्रकार है, ये आदिवासियों के वस्त्र है। पहला फैक्ट ये पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र आदिवासियों का है? केरी बांध, ज्वार बांध, ये ऑप्शन में घुमा फिरा के आ जाएंगे, है ना। जवार बांध की जो ओढ़नी होती है ना उसमें जवार के दाने होते हैं। जैसे ये मान लो ये ओढ़नी है तो उस पर जवार के 2 दाने होते हैं ना, वैसे चित्र बना दिए जाते हैं। केरी बांध की ओढ़नी में जो केरी होती है ना, कच्चा आम जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो ऐसे छाप दिए जाते हैं उस पर, है ना, तो उसको बोलते हैं केरी बांध की ओढ़नी। इतना कंप्लीट। आगे देखते हैं। तारा बांध की ओढ़नी में तारे की आकृति दिखेगी आपको, ऐसे तारे की आकृति, तो उसको तारा बांध की ओढ़नी। लेकिन ये सारी के सारे है ना आदिवासियों जो महिलाएं हैं उनकी ओढ़नियों के प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की ओढ़नी मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ऑप्शन 1 भरतपुर, 2 उदयपुर, 3 बीकानेर और 4th जालोर। तो राइट आंसर होगा अपना 2 नंबर उदयपुर। जो इसकी स्थापना है वो भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना, 1964।
कब? 1964। आगे बढ़ते हैं। सांचलिया संप्रदाय का संबंध किस नृत्य से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था आज की जो टेस्ट सीरीज है वो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। तो सांचलिया संप्रदाय का संबंध किस नृत्य से है? डांडिया नृत्य से, ढोल नृत्य से, बम नृत्य से, आगे है गिद्दड़ नृत्य से। तो राइट आंसर क्या निकलेगा अपना? ढोल नृत्य, जो जालोर का प्रसिद्ध है, जिसमें थाकड़ा शैली में ढोल बजाया जाता है। डांडिया है जो मारवाड़ का है, बता रखा है, फिर भी बता देता हूँ। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर वापस बता दिया करो, हमारे को क्लास में ही याद हो जाए। बम नृत्य भरतपुर का है। नई फसल के आगमन पर, आप कमेंट में बताओगे मेरे को, नई फसल के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य जो है ये भरतपुर का है और गिद्दड़ नृत्य जो है शेखावटी का प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जो नृत्य मिलता है अपने को वो मिलता है बोहरा नृत्य। किस जाति का नृत्य है? इसको आप और भी ऐसे लिख लो, वैसे तो ठीक है। ये बोहरा बोहरी का जो नृत्य है दोनों एक साथ में आते हैं। बोहरा बोहरी का नृत्य किस जाति का नृत्य है? एक में है मीणा, दो में है भील, तीन में है ग्रासिया और फोर्थ में है हरिजन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बोहरा बोहरी का जो नृत्य है ये है हरिजन, हरिजन जाति का नृत्य है। कौन सी जाति का? हरिजन जाति का। आगे देखते हैं। मछली नृत्य संबंधित है। फर्स्ट में है कालबेलिया, फर्स्ट में क्या है? कालबेलिया। सेकंड में है बंजारा, थर्ड में है भोपा और फोर्थ में है कोई नहीं। तो मछली जो नृत्य है यह है बंजारों से रिलेटेड नृत्य, बंजारा जो जाति है उससे रिलेटेड नृत्य है मछली। आगे देखते हैं। तेरहताली नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बताना आपको अति आवश्यक है। तो जो तेरहताली नृत्य है इसका जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? तो इसका जो उद्गम है पोखरण से, पादरला से, केकड़ी से, आसंद से। अधिकांश स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे पोखरण जैसलमेर, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ये है पादरला गांव पाली, पादरला गांव पाली। लेकिन साथ में मैं क्लियर कर देता हूँ जो तेरहताली नृत्य है ये पोखरण जैसलमेर यानी रामदेव जी का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है ना? अब क्लियर हो गया होगा, चाहे आपको कैसे भी पूछे, उद्गम पूछ ले तो कहाँ का और प्रसिद्ध पूछे तो कहाँ का। आगे बढ़ते हैं। पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? धमक मुसड़ नृत्य, छमछड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, बांगड़िया नृत्य, है ना। जिन नृत्यों के आपने नाम आज तक नहीं सुने हैं वो नृत्य आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिल रहे हैं शायद, और इनको अलग से आप नोट डाउन कर लेना, है ना। धमक मुसल नृत्य क्या था क्वेश्चन यार? पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो पैटर्न जो बनाने की कला के लिए है तो वो है कच्ची घोड़ी नृत्य जो शेखावटी का प्रसिद्ध है। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसमें बनावटी घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। बनावटी घोड़ों को लेकर जो व्यक्ति है वो नृत्य करता है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है और शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें एक जब पुरुष है ना, इसको पैटर्न बनाने की कला के लिए क्यों कहा जाता है, रटना शायद इतना मुश्किल होगा आपके लिए, तो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है ना, और इधर ये इस प्रकार से होता है ये नृत्य कि इसमें है ना पंक्ति बनती है और बिगड़ती है। एक लाइन फिर बन जाती, जैसे ये लाइन बनी, फिर ये लाइन बनी, फिर ये लाइन बिगड़ गई, फिर ये बन गई, फिर ये बिगड़ गई, ये बन गई। तो इसमें जो फूल की कलियाँ होती है ना, जिस प्रकार से खुलती है और बंद होती है, इस प्रकार ही इसमें एक कला बनती है, एक आकृति बनती है। इसके लिए यही इसको कहा गया है पैटर्न बनाने की कला वाला नृत्य। तो वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। बांगड़िया है ना, मैंने बता रखा है, भीख मांगने वाली जो कालबेलिया स्त्रियां ना उनके द्वारा बांगड़िया नृत्य किया जाता है। छमछड़ी नृत्य इंपॉर्टेंट है, छमछड़ी का आप ध्यान में रखना। छमछड़ी जो है ना ये मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, छमछड़ी, है ना। और धमक मुसल जो है ये मारवाड़ का, डायरेक्ट पूछा जाएगा। ऑप्शन मैंने इसी प्रकार से सेट कर दिए ताकि ये एक साथ क्लियर हो जाए। दमक मुसल मारवाड़ का, छमछड़ी जो मेवाड़ का, कच्चे घोड़ी शेखावटी का और बांगड़िया है जो कालबेलिया जनजाति का
भीख मांगने वाली स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कव्वाली परंपरा का प्रारंभ किसने किया? तो कव्वाली जो परंपरा है इसका जो प्रारंभ है ये किया था अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कव्वाली परंपरा ध्यान में रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, पपैया लोकगीत का संबंध है अजमेर से, बीकानेर से, जयपुर से, जैसलमेर से। तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट देखते हैं, वर को जादू टोने से बचाने के लिए किया जाने वाला, अरे यार, वर को जादू टोने से बचने के लिए गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। 1 में है राती जग्गा, 2 में है जोरोवा, 3 में है कुर्जा, 4th में है कामण। तो वर को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं ना उनको कहा जाता है कामण। कामण कहा जाता है। कुर्जा जो गीत है ना ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जोरावा जैसलमेर का है। राती जग्गा क्या होता है? राती जग्गा रात में स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत, सारी रात गाती है स्त्रियां इन गीतों को, है ना। तो राती जगह आपको पता है ही, शाम को स्त्रियां 10-11 बजे बैठ जाती है और सुबह 5-6 बजे उठती है, आराम से खूब आनंद उड़ाती है। आगे बढ़ते हैं, सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय मैंने पहले भी बता रखा था लेकिन वापस रिपीट हो रहा है तो अगेन बता देते हैं। सर जो छोटू राम स्मारक संग्रहालय है इसकी जो स्थापना है जय नारायण व्यास, हीरालाल के द्वारा, राव माधो सिंह के द्वारा और केशवानंद के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केशवानंद। क्या है? स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद ध्यान में रखोगे। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय जो है हनुमानगढ़ जिले में है। ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला फैक्ट क्वेश्चन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर छोटू राम स्मारक जो संग्रहालय वो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर क्या मिलता है देखते हैं। गुड़ियाओं का संग्रहालय या गुड़ियाघर का संबंध किस जिले से है? तो उदयपुर से, कोटा से, जोधपुर से, जयपुर से। तो गुड़ियाओं का जो संग्रहालय है, गुड़ियाघर जो है ये है अपना जयपुर में। 4th नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है? प्रिंस अल्बर्ट, गुड़ियाओं का संग्रहालय, हवा महल संग्रहालय, चित्तौड़गढ़ संग्रहालय। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंस अल्बर्ट संग्रहालय। जो प्रिंस अल्बर्ट जो है ये इसका राइट आंसर होगा प्रिंस अल्बर्ट। गुड़ियाओं का संग्रहालय जयपुर में है, प्रिंस अल्बर्ट भी जयपुर में है। हवा महल जो संग्रहालय ये भी जयपुर में, चित्तौड़गढ़ संग्रहालय चित्तौड़गढ़ में है। आगे देखते हैं, कौन सा कथन गलत है? पूछा क्या गया है, ध्यान से पढ़ना है। गलत पूछा गया है, गलत। गलत कौन सा है? लावणी लोकगीत का मतलब बुलाने से, ये तो बिल्कुल सही बात है। सीटने गीत को गाली गीत भी कहा जाता है, ये भी सही बात है। बदावा गीत शुभ कार्यों के संपन्न होने पर गाया जाता है, ये भी सही है। फतमल गीत डूंडाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है, तो ये गलत है। फतमल जो गीत है ये डूंडाड़ क्षेत्र का नहीं है, यह है कौन से क्षेत्र का? हाड़ौती क्षेत्र का। हाड़ौती ध्यान में रखना भाई, हाड़ौती क्षेत्र का ये गीत है फतमल गीत। आगे देखते हैं, फतसड़ा गीत संबंधित है होली अवसर से, रक्षाबंधन से, तीज से और विवाह से। तो इसका जो राइट आंसर है ये है विवाह के अवसर पर। फतसड़ा जो गीत है ये संबंधित है विवाह के अवसर पर, अतिथियों के आगमन के ऊपर जो गीत गाया जाता है वो है फतसड़ा। तो विवाह के अवसर पर राइट आंसर हो जाएगा तो विवाह, 4th नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न लोकगीतों में से श्रृंगारिक गीत है। तो श्रृंगारिक जो गीत है वो है ओल्यूं, काजलियो, मुंबल, रसिया। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना, राइट आंसर होगा काजलियो। श्रृंगार से रिलेटेड गीत है। ओल्यूं आपको शायद पता होगा, जब बारात की विदाई होती है फेरे हो जाने के बाद में, तो ओल्यूं के रूप में है ना वो लड़की क्या करती है, रोने वोने लग जाती है, तो उस टाइम पे ये गीत का थोड़ा शगुन सा किया जाता है ओल्यूं, है ना। मुंबल जो है ये लोधरवा जैसलमेर का प्रसिद्ध लोकगीत है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। इसमें जो महेंद्र और जो मुंबल राजकुमारी है उसका वर्णन है इस लोकगीत में,
और रसिया जो है ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली यानी पूर्वी राजस्थान लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, पूर्वी राजस्थान, है ना। तो पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है रसिया। आगे देखते हैं सुगनी। सुगनी नृत्य का संबंध है जालोर से, बीकानेर से, जयपुर से, पाली से। तो सुगनी नृत्य का जो संबंध है ये पाली से है। एक अच्छा क्वेश्चन है, पाली, सुगनी नृत्य पाली, 4th नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, संगीत राज संगीत मीमांसा तथा सूदा प्रबंध नामक ग्रंथों की रचना किसने की? फर्स्ट में प्रताप सिंह, 2 में है रमाबाई, 3 में राणा कुंभा, 4th में है स्वाई जय सिंह। अपना राइट आंसर होगा 3rd नंबर राणा कुंभा, 3 नंबर राइट। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का लोकगीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश किस गायन शैली से संबंधित है? तो गायन शैली का नाम एक बार देखते हैं ऑप्शन में, कौन सी गायन शैली से संबंधित है। तो फर्स्ट में है मांगणियार गायकी से, 2 में है लंगा गायकी से, 3 में है मांड गायकी से और 4th में है उपरोक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है यह है 3 नंबर ऑप्शन, मांड गायकी। आगे बढ़ते हैं, सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा है? भूंगल, बांकिया, मसक, सिंगी। 4th में क्या दे रखा है? सिंगी। तो सरगड़ा जो जाति है इसका जो खानदानी जो वाद्य यंत्र है ये है बांकिया। इसको बांकिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 जगह से मुड़ा हुआ होता है, इसमें बांक होती है, इसमें मुड़ाव होता है, घुमाव होता है, इसलिए इसको बांकिया कहा जाता है। भूंगल है जो प्राचीन क्षेत्र यानी प्राचीन समय में युद्ध क्षेत्रों में इसको काम में लिया जाता था भूंगल। इसका दूसरा जो नाम है वो है रणबेरी, रणबेरी वाद्य यंत्र। और ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है। ये सबसे अच्छा फैक्ट है कि भूंगल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर। वहाँ एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर नहीं है। ठीक है, तो भूंगल क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक से बजाया जाता है। मसक जो है इसका फैक्ट ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट एक तो हो जाता है कि ये मसक जो है ये सुशिर वाद्य यंत्र है। दूसरी जो बात मसक से आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि ये बेरूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। बेरूजी के भोपों का जो वाद्य यंत्र है वो है मसक, है ना। फिर है सिंगी। तो ये साधु जो सन्यासी होते हैं ना उनका वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र है, सबसे ज़्यादा यूज में साधु सन्यासी लेते हैं और ये भी एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। सिंगी भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर। देख लो। फिर ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इनमें जो ऑप्शन है इनको पढ़ने से कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है ना। आगे जो है सुजीर वाद्य यंत्रों में, सुजीर नहीं है सुशिर है ये। सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? 1 में है अलगोजा, 2 में है बांसुरी, 3 में है नफीरी और 4th देखते हैं 4th में क्या है? 4th में है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा अपना नफीरी। नफीरी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? सुंदरी। नफीरी का जो दूसरा नाम है वो है सुंदरी, है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे सर इसका तो नाम ही पहली बार सुना है। इसका नाम आपने काफ़ी बार सुना है, लेकिन ये जो नाम है ना ये इसका उपनाम है। जो इसका अधिकांशतः आप नाम पढ़ते हुए आए हो वो है सहनाई, है ना। ये ध्यान में रखना आप। सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो वाद्य यंत्र है वो है सहनाई। सहनाई का ही दूसरा नाम है नफीरी, क्योंकि एग्ज़ाम का जो आजकल लेवल है वो चेंज हो गया है तो वहाँ पे सहनाई देने के चांसेस कम है। नफीरी मिलेगा या सुंदरी मिलेगा, वरना सहनाई तो मिलेगा ही मिलेगा। तो तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, नफीरी, सुंदरी, सहनाई। आगे देखते हैं बांसुरी। आपको पता है फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है तो सुशिर है। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, फूंक से बजाया जाता है तो ये भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। तो नफीरी इसका राइट आंसर, 3 नंबर। आगे देखते हैं मीराबाई व नारद जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मीराबाई और नारद जी का जो संबंध है इकतारा से, बपंग से, सारंगी से, तंदूरा से। तो इकतारा राइट हो जाएगा। कौन सा? इकतारा। और इकतारा का जो दूसरा नाम है वो है 2 तारा। ये भी आप ध्यान में रखना, इकतारा या 2 तारा। बपंग अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। सारंगी मैंने बता ही दिया था। तंदूरा को जो है वो उपनाम आप ध्यान में रखना, वेतारा, है ना। आगे देखते हैं तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है सारंगी, तंदूरा, जंतर, रावण हत्ता। तो तत्व वाद्य यंत्रों में यानी तार से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, तो तार से जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है
चाहे ये घन के बने हुए हो चाहे धातु के बने हुए हो, अगर इनमें ध्वनि अगर तार से निकलती है, तार को टच करने पे, तो ये तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में जाएंगे। चाहे ये खाल से ही क्यों ना बने हुए हो, कहीं आप इसको खाल वाले में टिक करके आ जाओ कि ये तो खाल से बना हुआ वाद्य यंत्र या चमड़े से बना हुआ। ध्वनि यानी ध्वनि का जो स्वर है ना, मतलब जिस जिस स्तर पे यानी जिसके टच करने से या ताल देने से निकलता है वही उस वाद्य यंत्र की श्रेणी में जाता है। तो तार से निकल रहा है तो तत्त है, अगर थाप मारने से यानी चमड़े से निकलता है तो वो अवनद्ध वाद्य यंत्र है, अगर फूंक से निकल रहा है तो वो सुशिर वाद्य यंत्र है। तो तत्त वाद्य यंत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है वो है अपना सारंगी। क्या है? सारंगी। जंतर आप ध्यान में रखना, वैसे तो मैंने बता रखा है। जंतर है ये गुर्जर जाति का वाद्य यंत्र है, गुर्जर जो भोपे हैं ना उनका वाद्य यंत्र, ये भी एक तत्व वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है ये रामदेव जी के भक्तों के द्वारा यूज में, यानी पाबू जी के भक्तों के द्वारा भी यूज में लिया जाता है ये वाद्य यंत्र। पाबू जी ज़्यादा ध्यान में रखना आप, ये भी एक तत्व वाद्य यंत्र है। आगे देखते हैं, सुपारी के आकार का वाद्य यंत्र है डमरू, डेरू, नगाड़ा, नौबत। राइट आंसर अपना नगाड़ा। नगाड़ा और ये डमरू है ये शिवजी का वाद्य यंत्र है। डेरू भी एक डमरू के प्रकार का ही एक वाद्य यंत्र, यानी डमरू की आकृति से मिलता जुलता जो वाद्य यंत्र है, आकृति से मिलता जुलता, तो वो कौन सा है? वो है डेरू। ये भी पूछा जा सकता है। नौबत आपको बता रखा है। किस वाद्य यंत्र को सारंगी की रानी कहा जाता है? रावण हत्ता, कामयाचा, अलगोजा, बांसुरी। तो सारंगी की जो रानी कहा जाता है वो कहा जाता है कामयाचा को। किसको कहा जाता है? कामयाचा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ध्यान में रखना कि बांसुरी सुशिर है, सुशिर वाद्य यंत्र है, अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है, कामयाचा तत्व है, रावण हत्ता तत्व है। यानी तार से बजाए जाने वाले, फूंक से बजाए जाने वाले, साथ के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे दोबारा आप इसको क्लास को बार बार देख लेना आप, तो इससे क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा मामला। तो आदिवासियों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जो दीपावली पर बजाया जाता है, दीपावली पर पूछा क्या गया है, ध्यान से पढ़ना, आदिवासियों का पूछा गया है, और वो भी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जो दीपावली पर बजाया जाता है। एक तारा या दो तारा, चिकारा, दुकाको, इनमें से कोई नहीं। तो राइट एंड अपना जो फाइनल आंसर होगा वो होगा दुकाको। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दुकाको वेरी इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों का प्रसिद्ध जो वाद्य यंत्र है वो है दुकाको। नेक्स्ट, प्राचीन काल में कोकिला वीणा के नाम से किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है? एक में है रवाज, कोकिला वीणा के नाम से पूछा है। 2 में है रबाब, ये रबाब है। रवाज अलग होता है, रबाब अलग होता है। रबाब, रबाब। तंदुरा, सूरजमंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोकिला वीणा के नाम से जो जाना जाता है, सूरजमंडल को जाना जाता है या सवरमंडल। ध्यान में रखना आप, सौरमंडल या सूरज मंडल। नेक्स्ट, चौतारा, निशान व वेणु के नाम से किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है? ऑप्शन में है चिकारा, 2 में है सौरमंडल, 3 में है तंदूरा, 4th में है उपरोक्त सभी। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन तंदूरा। नेक्स्ट, तुरी जाति के द्वारा युद्ध स्थलों में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है करना, नागफणी, बरगू और तुरही। तो तुरी जाति के द्वारा सिंपल सा है, आपको याद भी रह जाएगा, तुरी से तुरही। तो 4th नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तुरही से मिलता जुलता जो वाद्य यंत्र है वो है बरगू। तुरही वाद्य यंत्र से मिलता जुलता जो वाद्य यंत्र है वो है बरगू। नागफणी भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है, ध्यान में रखना, नागफणी इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है। नागफणी भी किसका वाद्य यंत्र है? साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है। केतोड़ी जनजाति का प्रचलित वाद्य यंत्र है तारपी, मुरली, गुरालियो और मोरचंग। तो केतोड़ी जनजाति का जो वाद्य यंत्र है वो है तारपी। 1 नंबर राइट हो जाएगा। मोरचंग को जीव फोर्प के नाम से भी जाना जाता है और ये होठों के बीच में रखकर बजाए जाने वाला सुशिर वाद्य यंत्र है। किसके बीच में? होठों के बीच में रखकर बजाए जाने वाला सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे जीव फोर्प के नाम से भी जाना जाता है। मुरलिया आपको सबको पता है। नेक्स्ट, बम्ब या टामक वाद्य यंत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? डमरू, डाक, ढोल, दमामा। राइट आंसर दमामा। डायरेक्ट ध्यान में रखना, बम, टामक जिसे दमामा के नाम से जानते हैं। ढोल आपको पता ही है, ढोल के एक भाग को नर और दूसरे भाग को मादा। ये भी ध्यान में रखना। पूछा जाएगा कि कौन से वाद्य यंत्र के एक भाग को नर व दूसरे भाग को मादा कहा जाता है, तो वो है ढोल। ढोल का एक छोटा रूप होता है ढाक। ढोल का जो छोटा रूप होता है ना वो होता है ढाक। डमरू शिव जी का वाद्य यंत्र है, ये भी आप ध्यान में
रखना। जो अवनद्ध वाद्य यंत्र है, ये डाक भी अवनद्ध है, ढोल भी अवनद्ध है, खाल के बने हुए वाद्य यंत्र है, ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? रमजोल, श्रीमंडल, बरनी, लेजीम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जो है वो है लेजीम। कौन सा है? लेजीम। बरनी जो वाद्य यंत्र होता है, ये एक मटकी होती है ना, छोटी मटकी, ये ऐसी कुछ ऐसी मटकी होती है। इसके ऊपर क्या होता है कि एक यहाँ पर प्लेट बांध दी जाती है, लोहे की, धातु की प्लेट, और उसको बजाया जाता है। तो ये बरनी वाद्य यंत्र एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है, यानी धातु से बना हुआ वाद्य यंत्र है बरनी, ये भी ध्यान में रखना। रमजोल क्या होता है? पैरों में घुंघरू टाइप का होता है, पैरों में बांध लिया जाता है और फिर डांस किया जाता है, तो वो होता है रमजोल। रमजोल भी एक जो है घन वाद्य यंत्र है, यानी धातु से बना हुआ वाद्य यंत्र है। श्रीमंडल पहले की क्लास में मैंने बता दिया था, दोबारा सुनना चाहो तो ये भी एक धातु से बना हुआ वाद्य यंत्र है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है रामत, फड़, ख्याल, सभी। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है वो है ख्याल, 3 नंबर। और ख्याल में भी आप है ना, सबसे प्राचीन जो है वो गवरी की ख्याल ध्यान में रख सकते हो। गवरी लोक नाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, और ख्याल आप विशेष तौर पे ध्यान में रखोगे। फड़ जो है ये है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा जो है वो भीलवाड़ा में पड़ता है, और फड़ जो है ये भोपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। रामत है ये जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। रावल जाति इसका वाचन सर्वाधिक करती है ना। और ख्याल मैंने बता ही दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो तो 3 नंबर हो जाएगा। रामत मैंने बता दिए, फड़ मैंने बता दिए। आगे बढ़ते हैं। नौटंकी के प्रवर्तक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भूरीलाल। इसका जो राइट आंसर होगा, समय बढ़ता जा रहा है तो आप एक बार इनको जो इम्पोर्टेंट है उन पे थोड़ी नज़र डालते हैं। नौटंकी के प्रवर्तक जो है वो है भूरीलाल। नौटंकी के प्रवर्तक कौन है? भूरीलाल। तुर्रा कलंगी जो ख्याल है वो है चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध, और इसके जो प्रवर्तक है वो है तुकनगीर और शाह आलम। शायर हेला, हेला ख्याल के प्रवर्तक है। हेला ख्याल है ना, जो लाल सोट, दौसा मेर इनमें बोली जाती है ना, ये मीणा और गुजरों का जो क्षेत्र पड़ता है वो हेला ख्याल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लंबी टेर जिसमें आप सुनते होंगे ना, तो वही है ये हेला। बेटकी नाट्य सर्वाधिक किया जाता है उत्तरी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में। तो बेटकी जो नाट्य है ये है सर्वाधिक प्रसिद्ध पूर्वी राजस्थान का। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। माच ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, उपरोक्त सभी। तो माच जो ख्याल है ये है मारवाड़, और वो भी भीलवाड़ा जिला पर्टिकुलर आप ध्यान में रख सकते हो। माच ख्याल के जो प्रवर्तक थे वो थे बरगूलाल जी, बक्सूलाल जी, है ना। नेक्स्ट, राजस्थान के एकमात्र ख्याल जिसमें महिला कलाकारों की भूमिका पुरुषों द्वारा ना निभाकर स्वयं महिलाएं द्वारा निभाई जाती है, तो वो ख्याल है जयपुरी ख्याल, चारबेत ख्याल, शेखावटी की ख्याल और कन्हैया ख्याल। तो इसका राइट आंसर होगा शेखावटी की ख्याल, जिसके जो प्रवर्तक हैं नानूराम जी है, और इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हुए हैं वो हुए हैं दूलिया राणा। लेकिन आप नानूराम का नाम है ना इग्नोर नहीं करोगे, नानूराम को ध्यान में रखोगे। इसके प्रवर्तक है चार बेंत की जो ख्याल है ये टोंक की प्रसिद्ध है, जयपुर की, जयपुर से तो ख्याल है तो ये जयपुर की है, ये तो सीधी सी बात है। कन्हैया ख्याल के जो प्रवर्तक है वो कन्हैया लाल है, ये भी जो है ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इधर पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा इसका प्रचलन है। कन्हैया ख्याल का नेतृत्व करता या सूत्रधार कहलाता है। ऑप्शन 1 में है पूरिया, खटकुड़िया, मेड़िया, जामटिया। तो राइट आंसर हो जाएगा मेड़िया। राइट आंसर मेड़िया 3 नंबर। बाकी पूरिया, खटकुड़िया, जामटिया ये गौरी नाट्य के पात्र है। गौरी नाट्य आप ध्यान में रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जामटिया, खटकुड़िया, पूरिया, इनका नाम आप याद में रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गौर लीला माउंट आबू सिरोही की प्रसिद्ध लीला है जो पार्वती की कथाओं पर आधारित लीला है। तो गौर लीला है जो सिरोही की प्रसिद्ध है, ये तो सही बात है, सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, रामलीला पूछा क्या है? कथन सत्य है। रामलीला भरतपुर, झुंझुनू, कोटा की प्रसिद्ध है, ये भी सही है, ऊपर वाला भी तो सही है। रासलीला वांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में सर्वाधिक प्रचलन में
है, तो ये गलत है यार। और दोनों 1 और 2 सही है, तो ये 4th नंबर राइट हो जाएगा अपना इसमें आंसर। तो लेकिन आप रासलीला का ध्यान में रखना, जो सर्वाधिक रासलीला का जो प्रचलन है ना, ये फुलेरा जयपुर में है। फुलेरा जयपुर ध्यान रखना, फुलेरा एक कस्बा है जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर, 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहीं की ये रासलीला जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थित है, आया हुआ क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करना है। तो फर्स्ट में है सूपिया घाटी, 2 में है वटान घाटी, 3 में है घूघरा घाटी, 4th में है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर घूघरा घाटी 3 नंबर अपना राइट हो जाएगा। विक्टोरिया हॉल म्यूजियम कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, तो उदयपुर में विक्टोरिया हॉल म्यूजियम है। अरबी पारसी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1978 में की गई। चलो ये तो मैंने बता ही दिया है, तो 1978 इसका राइट हो जाएगा 1 नंबर। राजस्थान नाट्य विभाग स्थित है, 1 में है चूरू, 2 में है सिक्कर, 3 में है जयपुर, 4th में है सिरोही। तो जो नाट्य विभाग है ये राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान जो विश्वविद्यालय है और जहाँ की पुस्तकालय अध्यक्ष आपको पता है ही, तो वहीं पर इस विभाग की स्थापना की गई है। राजस्थान नाट्य विभाग की जो स्थापना है वो जयपुर में की गई है, तो 3 नंबर अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ये विभाग बनाया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1 में है देवीलाल सांबर, 2 में है देवी सिंह भाटी, 3 में है प्रभुदयाल और 4th में है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा देवीलाल सांबर। और ये जो लोक कला मंडल है इसकी जो स्थापना है 1952 में उदयपुर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ है? चूरू में, सिरोही में, उदयपुर में, झालावाड़ में। राइट आंसर हो जाएगा अपना चूरू। नेक्स्ट, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, रामदेव जी, गोगा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। राइट आंसर रामदेव जी। नेक्स्ट देखते हैं, रूपनाथ जी का मंदिर राजस्थान में स्थित है, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर बाड़मेर, बीकानेर बाड़मेर, जोधपुर जयपुर। काफ़ी घुमा हुआ ऑप्शन है। देखते हैं, रूपनाथ जी का जो मंदिर है ना ये बीकानेर और जोधपुर में है, तो 1 नंबर अपना राइट हो जाएगा। बीकानेर की जो जगह है ना वो भी ध्यान में रखना, सिम्बूदड़ा। और जो रूपनाथ जी हैं इनकी जो हिमाचल प्रदेश यानी HP में, हिमाचल प्रदेश में है ना, इनकी पूजा बालकनाथ के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? बालकनाथ। ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखोगे। पूछा जा सकता है कि बालकनाथ के रूप में राजस्थान के किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो वो की जाती है रूपनाथ जी की। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। देव बाबा का मंदिर है कोटा में, जयपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में। तो इसका जो मंदिर है वो राइट हो जाएगा भरतपुर के नगला जहाज में। नगला जहाज एक जगह है, नगला जहाज भरतपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 57 क्वेश्चन क्या बोलता है, पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो पाबू प्रकाश नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना जो है वो की गई थी आसिया मोडजी के द्वारा। 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। गांगदेव, आप बताओगे किसका मूल नाम था? मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नहीं आएगा तो मैं जैसे आज का क्वेश्चन मैंने बताया ना वैसे नेक्स्ट क्लास में भी मैं राइट आंसर आपको बताऊंगा। गांगदेव किसका मूल नाम या वास्तविक नाम था? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाबा झुंझार जी का मंदिर है चूरू में, झुंझुनू में, सिक्कर में, जयपुर में। तो बाबा झुंझार जी का जो मंदिर है वो है शालोदड़ा गाँव, सिक्कर में। नेक्स्ट देखते हैं, छींक माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में और सिक्कर में। तो इसका जो राइट आंसर है, छींक माता का जो मंदिर है ये जयपुर में है। एक है छींच, दोनों में केवल च और के का फर्क है, कै का फर्क है। ये जो छींच है ना ये है बांसवाड़ा में। ये कहाँ है? बांसवाड़ा में। ये भी आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा मूठ की झपट में आए हुए व्यक्ति को मौत के मुंह से बचाया जाता है? बदाणा माता, बडली माता, आवड़ माता, महामाई माता। तो राइट आंसर हो जाएगा बदाणा माता। 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा बदाणा माता। बडली माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। इसकी 2 तबारियों के बीच में से एक बच्चे को गुजारने पर उसके छोटे मोटे रोग क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। महामाई माता को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो मंदिर है वो है मावली में। मावली आप ध्यान में रखना, मावली एक जगह है। गुहिल वंश की कुलदेवी मानी जाती है महामाई माता, कालिका माता।
घेवर माता और बाण माता। तो राइट आंसर हो जाएगा गुहिल वंश की जो कुलदेवी है वो मानी जाती है कालिका माता चित्तौड़गढ़। कालिका माता का मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ में, घेवर माता का मंदिर राजसमंद में है। बाण माता जो है ये सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। बाण माता का मंदिर उदयपुर में है। चलो लिख के बता देता हूँ, सिसोदिया वंश की कुलदेवी, सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है जो इसका मंदिर, जो प्रमुख मंदिर है ये उदयपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, पांचाल जाति की कुलदेवी है त्रिपुरा सुंदरी माता, तुलजा भवानी, सुगाली माता, ज्वाला माता। राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन त्रिपुरा सुंदरी माता, जिसका मंदिर जो है वो बांसवाड़ा में है। इसके जो पीठ है इसके ऊपर श्री यंत्र अंकित है, श्री यंत्र। तुलजा भवानी माता छत्रपति शिवाजी की जो आराध्य देवी है, शिवाजी की, शिवाजी से संबंधित जो माता है ना ये तुलजा भवानी माता है। इसका मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ में है, यह भी आप ध्यान में रखना, चित्तौड़गढ़। और सुगाली माता का जो मंदिर है, एक स्टूडेंट ने कमेंट में भी मुझे बताया था अभी जो इसकी मूर्ति है वो कहाँ है और कहाँ पर इसका मंदिर है। तो सुगाली माता का जो मंदिर है वो पाली में था। ज्वाला माता जो है वो खंगारोतों की कुलदेवी है, खंगारोतों की क्या है कुलदेवी है, और यह जोबनेर में है। फूलडोल महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है भीलवाड़ा, राम स्नेही संप्रदाय भीलवाड़ा। संप्रदाय का नाम भी आप ध्यान में रखना, राम स्नेही संप्रदाय। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरिदास निरंजनी को। किसको? हरिदास निरंजनी को। और संत रैदास जी की जो क्षत्रिय चित्तौड़गढ़ में है। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। मथुराधीश जी का मंदिर कहाँ है? कोटा में, अलवर में, दौसा में, भरतपुर में। राइट आंसर 1 नंबर कोटा। मथुराधीश का मंदिर कोटा में है। नेक्स्ट, द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहाँ है? क्वेश्चन नहीं है, मैं बोल के बता रहा हूँ आपको। द्वारिकाधीश जी का जो मंदिर है ये कांकरोली राजसमंद में है, ये भी ध्यान रखना। मथुराधीश से याद आ गया मुझे। स्तंभों का वन किस मंदिर को कहा जाता है? रणकपुर के मंदिर को, दिलवाड़ा के आबू मंदिर को, तिजारा मंदिर को, चूलगिरी मंदिर को। तो राइट आंसर रणकपुर के मंदिर को स्तंभों का वन कहा जाता है, क्योंकि 1444 स्तंभ है इस मंदिर के, इसीलिए रणकपुर के मंदिर को स्तंभों का मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण धारणक शाह के समय में शिल्पी देपाक के द्वारा करवाया गया था। 3 फैक्ट ये ध्यान में रखोगे। राइट आंसर आपको मैंने बता ही दिया 1 नंबर। और नेक्स्ट देखते हैं, दिलवाड़ा का जो आबू मंदिर है ये 5 मंदिरों का समूह है। इनमें से 2 मंदिर आप ध्यान में रखोगे, लूण वसई, विमल वसई, ठीक है ना। लूण वसई वो विमल वसई का जो मंदिर है वो भी दिलवाड़ा के आबू मंदिर में ही स्थित है, माउंट आबू सिरोही में। और तिजारा का जो मंदिर है यह है अलवर में। चूलगिरी का जो मंदिर है यह है जयपुर में। चूलगिरी का जो मंदिर है ये जयपुर में है और तिजारा का जो मंदिर है ये अलवर में है। ओके। नेक्स्ट, धौलागढ़ माता का मंदिर है जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। राइट आंसर धौलागढ़ माता का अलवर। नेक्स्ट, वशिष्ठ जी का मंदिर स्थित है सिरोही में, जालौर में, चूरू में, पाली में। तो सिरोही राइट आंसर, वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही। नेक्स्ट देखते हैं, सपनों में बना मंदिर है, इंपॉर्टेंट। सपनों में बना जो मंदिर है वो है जगदीश जी का मंदिर उदयपुर। जगदीश जी का मंदिर उदयपुर। जगत शिरोमणि का जो मंदिर है ये मैंने बता रखा है, मान सिंह की जो रानी थी कंकावती उसके द्वारा बनाया गया है ये वाला मंदिर, जगत शिरोमणि का मंदिर। बिहारी जी का मंदिर बता रखा है जयपुर में। सोनी जी की नसियाँ अजमेर में है, सेठ मूलचंद सोनी के द्वारा बनवाई गई है। स्वाई बोझ का मंदिर कहाँ है? तो स्वाई बोझ का जो मंदिर है ये भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा से एक और फैक्ट ध्यान में रखना, तिलस्वा महादेव का मंदिर। तिलस्वा महादेव, और एक होता है मंडलेश्वर महादेव का मंदिर। घुसमेश्वर का मैंने बता रखा है सिवाड़, घुसमेश्वर, सिवाड़, तिलस्वा भीलवाड़ा बता दिया है। और मांडलेश्वर भी ध्यान में रखना। मांडलेश्वर जो मंदिर है यह है बांसवाड़ा में, जिसे आथुरना का शिव मंदिर कहा जाता है, जो चामुंडा राज के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, परशुराम की गुफा कहाँ पर है? 1 में जालोर, 2 में नागौर, 3 में पाली, 4th में सिरोही। राइट आंसर परशुराम की गुफा पाली। नेक्स्ट, बिलनी स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को किस लोकगीत के माध्यम से संदेश भेजा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सुम्बटिया। सुम्बटिया दुबट्टा है, ये दूल्हे की सालियों के द्वारा जो गीत गाया जाता है वो दुपट्टा है ना। और जच्चा और होल्लर गीत है
यह है मतलब बच्चे के जन्म से रिलेटेड गीत। बच्चे के यार राजस्थान में भी किस प्रकार की संस्कृति है, बहुत ही मज़े आनंद वाली संस्कृति है अगर देखा जाए तो। लेकिन आजकल के लोग क्या है, बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस संस्कृति में। बाकी मेरा मानना है और मेरा कहना है कि इस संस्कृति को जानना चाहिए, है ना। राजस्थान की संस्कृति बहुत ही प्यारी संस्कृति है। और आप क्लास को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। याद आ गई मेरे को, बोल ही देता हूँ आपको, क्या करो यार आप, है ना। आगे देखते हैं, मेवाड़ के बिल्लू का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कामण, हमसीड़ो और बता दिया ना मैंने, पावना आप सबको पता है यार, पावना तो है ना। मेवाड़ के बिल्लू का प्रसिद्ध लोक गीत कौन सा है? कामण, हमसीड़ो, ओल्यू। एक और बच गया, देखते हैं काजलियो। तो हमसीड़ो राइट आंसर हो जाएगा, हमसीड़ो। कामण वर को जादू टोने से बचाने के लिए ओल्यू, जब लड़की है ना विदाई होती है तो उस टाइम पे कुछ थोड़े बहुत ऐसे हाव भाव चेंज हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ओल्यू गीत गाया जाता है। और काजलियो एक श्रृंगारिक लोकगीत है ना। ओल्यू यार ध्यान में रखना आप, ओल्यू आपके काम की बात है, ओल्यू मजाक कर रहा हूँ थोड़ी, ओल्यू आप ध्यान में रखना, ओल्यू, है ना। जो भी स्टूडेंट अभी शादीशुदा नहीं है उसका ओल्यू से ज़रूर सामना होगा आने वाले वक्त में। तो ओल्यू लोकगीत भी होता है एक, है ना। आगे देखते हैं, महेंद्र व मुंबल की प्रेम कथा पर आधारित लोकगीत है मुंबल रसिया पीपली हरजस। तो महेंद्र और मुंबल की जो प्रेम कथा है इस पर आधारित जो लोकगीत है वो है मुंबल रसिया पूर्वी राजस्थान का है, पीपली जैसलमेर का है, हरजस है ये श्री कृष्ण जी और राम की जो लीलाएं हैं उससे संबंधित लोकगीत है हरजस। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में और बीकानेर में। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का जो मुख्यालय है यह है अपना जयपुर में। तो एक नंबर अपना राइट हो जाएगा। निम्न में से गलत को पहचानिए। एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, गलत को पहचानिए या सही को पहचानिए, मेरे कहने से आप उसको 2 बार पढ़ा करो ताकि गलत होने के चांसेज ही खत्म हो जाए, है ना। तो गलत को पहचानिए। तो श्री सरस्वती पुस्तकालय सीकर जिले में है, ये सही बात है। जो सरस्वती पुस्तकालय है ये सीकर जिले में है। श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय पाली जिले में है, तो बांगड़ राजकीय संग्रहालय पाली जिले में सही है। मुकुट सरदार सिंह संग्रहालय जोधपुर में है। जनजाति संग्रहालय जयपुर में। देखो कितना फंसा हुआ क्वेश्चन है। जनजाति जो संग्रहालय है ना ये उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। तो अपना राइट आंसर पूछा क्या था? गलत, और गलत अपना 4th नंबर है। दिलाराम बाग संग्रहालय स्थित है, तो दिलाराम बाग जो संग्रहालय है ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में, सीकर में, जयपुर में, आमेर में। तो ये है आमेर में। इसमें जयपुर भी दे रखा है, आमेर भी दे रखा है, तो आमेर। नेक्स्ट, गंगा गोल्डन म्यूजियम का संबंध किस जिले से है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर बीकानेर। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाव उपाध्याय। 1 नंबर। सुमेलित कीजिए, संस्था का नाम दे रखा है, स्थापित सन दे रखा है, तो एक बार मिलान करना आवश्यक है, तभी तो अपने को पता चल पाएगा कि कौन सी संस्था कब बनाई गई। तो राजस्थान सेवा संघ जो है ये आप बिल्कुल कंफर्म याद कर लेना, ये सन। राजस्थान सेवा संघ जो है ये 1919। देश हितैषी सभा 1877। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद यानी 1927। और ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ये है नरेश मंडल, ये है 1921। तो राइट आंसर अपना क्या निकला देके देखते हैं, DCBA 4th नंबर राइट हो जाएगा, 4th नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वीर भारत समाज की स्थापना की, तो राइट आंसर अपना विजय सिंह पथिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? विजय सिंह पथिक। 2 नंबर अपना राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? पहले भी चर्चा की थी, आज फिर से कर रहा हूँ। 3 नंबर अपना राइट हो जाएगा, राजस्थान केसरी। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान जो है ये अजमेर से प्रकाशित हुए हैं। कहाँ से प्रकाशित हुए हैं? अजमेर से। नेक्स्ट देखते हैं, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? हरिजन के, राजस्थान केसरी के, तलवार के, समाचार दर्पण के। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी 2 नंबर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक को किसने लिखा है? तो ऑप्शन देखते हैं, मोहन सिंह मेहता, सीताराम लालस और श्यामल दास ददवाड़िया, विजयदान देथा। राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह मेहता। सीताराम लालस से ध्यान रखना, राजस्थानी शब्दकोश इन्होंने ही तैयार किया है भाई। राजस्थानी जो शब्दकोश है वो सीताराम लालस के द्वारा तैयार किया गया है। विजयदान देता की जो मेन पुस्तकें हैं पिछली क्लास में मैंने बता रखी है, आप वहाँ जाइए और क्लास को देखिए ताकि आप उनका फ़ायदा ले सको। नेक्स्ट, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था, तो वो था प्रताप समाचार पत्र। नेक्स्ट देखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था वे थे, तो वे देखते हैं कौन कौन से थे। तो 1 नंबर पे दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, 2 पे दे रखा है बलवंत सिंह मेहता, 3 पे दे रखा है चिरंजीलाल मिश्र, 4th पे दे रखा है मोहनलाल सुखाड़िया। अपना राइट आंसर बनेगा माणिक्यलाल वर्मा थे, बलवंत सिंह मेहता थे, चिरंजीलाल मिश्र नहीं थे और ये मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो देखते हैं 1 2 4 1 2 4, 1 नंबर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के लिए पुलिस की गोलियों के द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी? वो रास्तापाल डूंगरपुर की थी, पहले बता रखा है मैंने, रास्तापाल डूंगरपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। जो राजस्थान की जो पहली महिला थी वो कौन थी? 1 नंबर पे है नगेंद्र बाला, 2 पे है अंजना देवी चौधरी, 3 पे है रतन शास्त्री, रमा देवी पांडे 4th पे है। राइट आंसर अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? पूछा क्या गया है? नहीं गई। अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री, कालीबाई। आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओ तो इसका आंसर ठीक कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रास्तापाल डूंगरपुर में जो है वो कालीबाई मारी गई, गोलियों से भून दी गई, तो इट मीन्स ये जेल नहीं गई। तो 4th नंबर अपना राइट हो जाएगा कालीबाई। निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? तो शोभाराम, मंगल सिंह शर्मा, किशनलाल जोशी और टीकाराम पालीवाल। तो अपना जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर किशनलाल जोशी। 3 नंबर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? ये लैंग्वेज का ही फ़र्क है, बाकी क्वेश्चन वही है, तो इसका भी आप राइट आंसर कर लीजिए। 1 नंबर श्री किशनलाल जोशी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। 1 नंबर ही अपना राइट हो जाएगा। विजय सिंह पथिक, भूप सिंह यानी, और रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। 1 नंबर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे जय नारायण व्यास, हरिभा उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक। 2 नंबर अपना राइट हो जाएगा। हरिभा उपाध्याय इंपॉर्टेंट है त्यागभूमि समाचार पत्र। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अर्जुनलाल शेट्टी बेलूर जेल, यानी संबंधित है इनकी बेलूर जेल, तो ये तो सही बात है कि पूछा क्या गया है, नहीं है। और केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक टोटगढ़, जोरावर सिंह बरेली जेल। बरेली जेल में तो मैंने कल बताया था प्रताप सिंह बारठ बताया था। जोरावर सिंह कभी भी जेल नहीं गए, तो राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। जो जोरावर सिंह जो बारठ थे वो पूरे जीवन भर अमरदास बैरागी के रूप में घूमते रहे। जोरावर सिंह किस नाम से? अमरदास बैरागी के रूप में घूमते रहे, लेकिन ये जेल नहीं गए। ये अपना राइट हो जाएगा। जोरावर सिंह बरेली जेल नहीं है। प्रताप सिंह बारठ थे, वो थे बरेली जेल से संबंधित, जिन्होंने कहा था कि मेरी माँ अगर रोती है तो रोने दीजिए, मेरी माँ के रोने के लिए मैं हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। तो ये प्रताप सिंह बारठ का सेंटेंस था। जोरावर सिंह जी आपको मैंने बता ही दिया है राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया?
तो माउंट आबू के जो विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया वो दिया गोकुलबाई भट्ट। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? 3 नंबर गोकुलबाई भट्ट। गोकुलबाई भट्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन में दे रखा है, ये 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही, उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। तो सही बात है ये, है ना। 1957 से 1962 तक के लोकसभा की सदस्य रही, उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई थी? तो नारायणी देवी जो वर्मा है वो किस समय राज्यसभा की सदस्य बनी? वो बनी 1970। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा 1970। गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म दे रखा है अपने को, उसको पहचानना है कि कौन सा गलत युग्म है। तो मयूर नृत्य जो है ये कहाँ का है? नृत्य दे रखा है और संबंधित जिला दे रखा है। तो जो मयूर नृत्य है, मयूर नृत्य के बारे में बताना है कहाँ का है। तो मयूर जो नृत्य है ये अजमेर का है। आंगी बांगी जो नृत्य है ये बाड़मेर का है। तलवारों की जो गेर है ये सिरोही की है। और हिंडोला जो नृत्य है जैसलमेर का है। कानूड़ा नृत्य बाड़मेर का है। कबूतरी नृत्य गंगानगर का नहीं है। जो कबूतरी नृत्य है ये गंगानगर का नहीं है, ये चूरू का है, चूरू का। और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन अपने को बताना है, गलत कथन कौन सा है। तो गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। अंगारों की होली केकड़ी की प्रसिद्ध है, केकड़ी की प्रसिद्ध है। कोडामार होली बिनोई अजमेर की प्रसिद्ध है। देवर बाबी होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो ये अपना राइट हो जाएगा। गलत पूछा, देवर बाबी जो होली है ये ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है, ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। इसी के साथ 100 क्वेश्चन की अपनी टेस्ट सीरीज है ये कंप्लीट हो जाती है। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, धन्यवाद।